नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार द्रोह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आपको पता होगा कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसी के दृष्टिकोण से मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं बिहार द्रोह का। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो वो कहलाता है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा जो है ये चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। आपको पता होगा कि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है सेकंड नंबर कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो आपको पता होगा कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, जो कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है दोस्तों। घाना पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो ये भरतपुर इसका नाम है और ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने 3 नंबर कि आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर है। तो वो है रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो जो है ये आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर है रियो डी जेनेरो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मनीला किसकी राजधानी है? तो मनीला है फिलीपींस की राजधानी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मॉस्को ये रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है सीमा शुल्क। ठीक है, क्या है? यानी कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है सीमा शुल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है ये मैक्सिको में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। कहाँ स्थित है? मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, ये चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। और इस पुल की जो लंबाई है 55 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 55 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, चीन में स्थित है, जिसकी लंबाई है 55 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 7 नंबर सवाल। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो रिजर्व रेपो दर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजर्व रेपो दर, यानी कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं तो कहलाती है रिजर्व रेपो दर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये हैं बांसुरी के। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी के वादक हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध हैं। तो क्या है? तो एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। क्या है? यानी कि आर के लक्ष्मण जो है ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी मैं सवाल करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 2012 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपको पता है कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपको पता होगा कि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये हरिद्वार जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरिद्वार, ये यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? यानी कि हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है और आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है और मथुरा भी। यहाँ क्या पूछ रहा है? यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार जो है गंगा नदी किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम राज्य जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, कितना परसेंट करता है? तो ये 55%। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाता है 21%। ठीक है दोस्तों, 21% उत्पादन करता है चाय का पश्चिम बंगाल। उसके बाद आ जाता है तमिलनाडु, कितना परसेंट? तो 15%। उसके बाद आ जाता है केरल 9%। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है असम, कितना परसेंट? तो 55%। उसके बाद पश्चिम बंगाल 21%, उसके बाद तमिलनाडु 15%, उसके बाद केरल 9%।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो आपको पता होगा हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर निर्मित है। किस नदी पर? महानदी पर। अगर आपसे पूछेगा कि महानदी की लंबाई कितनी है तो 854 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, महानदी की लंबाई है 854 किलोमीटर और ये कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है हीराकुंड बांध। ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है। अच्छा ये बताइए कि गोदावरी नदी, ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल आपके सामने सवाल है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। क्या लिखे हैं? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अच्छा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रथम बार कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 ईस्वी को। ठीक है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ये क्या किए हैं? तो ये राष्ट्रीय गान का निर्माण किया। जन गण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चटर्जी, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है। तो वो राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि राजस्थान में अभी बीजेपी पार्टी शासन नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में शासन कर रही बीजेपी पार्टी, कर्नाटक में भी और गुजरात में भी। तो वर्तमान में राजस्थान में नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है आपको पता होगा कि ये हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल। तो 16 नंबर सवाल है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना है ये हुई थी 1920 ईस्वी को। ठीक है, 1920 ईस्वी को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि 17 नंबर सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है। तो ये लिखा है कामिनी। ठीक है, यानी कि प्रेमचंद ने क्या लिखे हैं? कामायनी जो है ये किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। तो देखिए 18 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है। तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र किसकी है। तो ये अर्थशास्त्र है कौटिल्य की। ठीक है दोस्तों, किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। रामायण वाल्मीकि, आपको पता ही होगा कि रामायण किसकी है? ये वाल्मीकि की है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो ये किस भारतीय राज्य की है? तो ये है सिक्किम राज्य। ठीक है, आपको पता होगा कि सिक्किम राज्य की जो सीमा है ये तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। और तिब्बत की राजधानी क्या है? तो तिब्बत की राजधानी है लहासा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं तो बराबर है, यानी कि 10 लाख के। यानी कि यूरोपियन, यानी कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख होता है। ठीक है दोस्तों। और 10 लाख पे कितने जीरो होते हैं? तो 10 लाख पे 6 जीरो होते हैं। यहाँ पे 6 जीरो है। 1 लाख पे 5 जीरो होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो सिली पॉइंट जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 22 नंबर सवाल है कि स्वत्व यानी कि गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये महात्मा गांधी ने दिए थे। ध्यान दीजिएगा कि स्वत्व जो है कि न्यासिता का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो ये महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है तो कहाँ का है। तो ये पुरी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है पुरी का। और पुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अयोध्या उत्तर प्रदेश, मथुरा भी उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यानी कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है पुरी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल।
24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। यानी संघीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश। तो दादर नगर हवेली, आपको पता होगा कि दादर नगर हवेली जो है ये संघीय क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, एक राज्य है। मेघालय भी एक राज्य है, मिजोरम भी एक राज्य है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो वर्तमान में 8 राज्य 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में, ये पूछ भी सकता है दरोगा के एग्जाम में। ठीक है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि बांग्लादेश का सृजन हुआ था, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो 1971 को। ठीक है, यानी बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था, 1971 को बांग्लादेश का आज़ाद हुआ था। ठीक है, अच्छा बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति जो है ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर सवाल कि योजना आयोग है एक, तो एक कार्यकारिणी निकाय है, क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। योजना आयोग क्या है, तो एक कार्यकारिणी निकाय है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 27 हो गया, 28 नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए 28 नंबर सवाल है आपके सामने कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है, तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है ये रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है, रांची, और रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है, रांची। ठीक है, तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये रांची में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 29 नंबर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, तो 65 वर्ष। आपको पता होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो आयु है कितनी है, तो ये 65 साल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 30 नंबर सवाल कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था, तो 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम कानून मंत्री भी कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है दोस्तों, अच्छा सरोजिनी नायडू कौन थी, तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो यूपी की राज्यपाल बनी थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर तो ये प्रथम कानून मंत्री थे। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है, तो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, कौन है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, तो ये क्या था, तो एक व्याकरण शास्त्री था। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था, तो ये एक व्याकरण शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो अरबों ने किया था। आपको पता होगा कि किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन लोकसभा बनने लायक हो। ठीक है दोस्तों, ये यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये भारत का नागरिक तो ये आवश्यक है ही। ठीक है, ये 35 वर्ष से अधिक आयु, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष से अधिक आयु होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए एक ऑप्शन छूट रहा था, कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लोकसभा का सदस्य। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, तो लोकसभा का सदस्य। जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन लोकसभा बनने लायक हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि लोकसभा सदस्य का बनने लायक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 36 नंबर सवाल। तो 36 नंबर सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी, तो ये दयानंद सरस्वती ने लिखा था। किसने लिखा था, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने 37 नंबर सवाल, ठीक है। तो 37 नंबर सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो ये थे बेलगाम, ठीक है। यानी कि बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1924 में हुआ था, ठीक है। तो इसी में ये क्या बने थे गांधी जी? तो ये अध्यक्ष बने थे बेलगाम अधिवेशन में। ये कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 38 नंबर सवाल। तो देखिए 38 नंबर सवाल है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो ये किए थे रास बिहारी बोस ने, ठीक है। यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की जो संकल्पना है मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? तो रास बिहारी बोस, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 39 नंबर सवाल। तो 39 नंबर सवाल है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका 41 नंबर सवाल कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना जो हुई थी ये 1985 को हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सार्क। अच्छा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। सार्क में टोटल कितने देश आते हैं? तो सार्क में टोटल 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 8, ठीक है दोस्तों। ये एक 8 देशों का एक संगठन है सार्क। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 को हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 42 नंबर सवाल। तो 42 नंबर सवाल है आपके सामने कि G15 एक समूह है तो क्या है? तो ये विकासशील देशों का एक समूह है, ठीक है। यानी कि G15 जो है, G15 ये एक विकासशील देशों का समूह है। G15 में टोटल कितने देश आते हैं? तो टोटल 18 देश शामिल है, ठीक है। कितना देश शामिल है G15 में? 18 देश शामिल है। हमारा भारत भी इसमें शामिल है G15 में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 43 नंबर सवाल। तो 43 नंबर सवाल आपके सामने सवाल है कि दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये भूसंधि कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है भूसंधि। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल है कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है हेलन केलर के जीवन से, ठीक है। यानी कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक जो है ये किसके जीवन से प्रभावित है? हेलन केलर के से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है तो वो है इंडोनेशिया, ठीक है दोस्तों। एकमात्र एशियाई देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है तो वो है इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जाकार्ता, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा कि जाकार्ता जो तेजी से डूबता हुआ शहर है। अब जाकार्ता की इंडोनेशिया राजधानी अब जाकार्ता नहीं होगी, अब इसको घोषित किया जा रहा है बोर्नियो द्वीप पर, ठीक है दोस्तों। यानी कि इंडोनेशिया राजधानी अब क्या होगा? बोर्नियो द्वीप, लेकिन अभी किया नहीं गया है। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है इंडोनेशिया देश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया देश में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको पता होगा कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में स्थित है, ठीक है। आसियान में कितने देश आते हैं टोटल? तो टोटल 10 देश शामिल है आसियान में, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला 46 नंबर सवाल। तो 46 नंबर सवाल आपके सामने कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है तो क्या है? भगवान महावीर का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है भगवान महावीर का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 47 नंबर सवाल है, ठीक है। 47 नंबर सवाल है कि हुडको क्या है? तो एक है क्या है? ये गृह एवं शहरी विकास निगम है। क्या है? गृह एवं शहरी विकास निगम है हुडको, ठीक है दोस्तों। अच्छा, हुडको का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाई अंडर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या होता है? हाई अंडर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये हुडको का फुल फॉर्म होता है और ये गृह एवं शहरी विकास निगम है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये बनाती है अरावली पर्वत। ठीक है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये पश्चिमी उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। अच्छा, अरावली अगर पर्वत पूछे तो किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है और इसी पर्वत पर एक गुरु शिखर है। ठीक है दोस्तों, कौन सा शिखर है, तो गुरु शिखर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 49 नंबर सवाल है कि शारदा अधिनियम संबंधित है, तो ये संबंधित है बाल विवाह से। ध्यान दीजिएगा कि शारदा अधिनियम जो है ये बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल है कि 7 टीलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 हिल्स है, तो वो है रोम। यानी कि 7 टीलों का शहर रोम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोम को 7 टीलों का शहर कहा जाता है। अच्छा, रोम किसकी राजधानी है, तो रोम राजधानी है इटली की और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, टाइबर नदी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है, तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, और मंजिलों का शहर किसे कहा जाता है, यानी कि मंजिलों का शहर कहा जाता है न्यूयॉर्क को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है शिमला में। ठीक है, यानी कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ ये कहाँ पर स्थित है, तो ये शिमला में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन था और इनको कब दिया गया था, तो 1930 को दिया गया था। कब दिया गया था, 1930 ईस्वी को सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल है कि मेरिल लिंच है, तो ये एक निवेशी बैंक है। क्या है कि मेरिल लिंच क्या है, तो ये एक निवेशी बैंक है मेरिल लिंच। नेक्स्ट देखते हैं। अगला 54 नंबर सवाल। देखिए 54 नंबर सवाल है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। किसने कहा था, यानी कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, इसलिए हम इसको ऑप्शन में जोड़ दिए हैं, ऑप्शन नंबर ई। तो इस किसने कहा था, तो WGF हिगल ने कहा था। WGF हिगल ने कहे थे कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। आपको पता ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है और इसका स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर सवाल कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन था, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ठीक है, सवाल एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 56 का। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, VS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़। तो ये राहुल द्रविड़ थे। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला 5 दोहरा शतक लगाने वाला राहुल द्रविड़ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल है कि सूरत शहर किस नदी पर स्थित है, तो सूरत शहर जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। आपको पता ही होगा सूरत जो है किस नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला 58 नंबर सवाल कि जापान की करेंसी क्या है, तो जापान की करेंसी का नाम है येन। क्या नाम है, येन जो है जापान की करेंसी है। अच्छा, रूबल किसका है, तो रूबल है रूस का। रूस की करेंसी का नाम क्या है, रूबल। युआन किसका है, तो यह है चीन का। लीरा किसका है, तो लीरा है लीरा यानी कि अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। यानी कि तुर्की का मुद्रा क्या नाम है, तो तुर्की के मुद्रा का नाम है लीरा। ठीक है दोस्तों, किसका क्या नाम है, लीरा तुर्की की मुद्रा है, रूबल रूस का है, युआन चीन का है और येन किसका है, तो येन जापान का है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल है कि 100 ईयर्स
वॉर यानी कि 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, किसके किसके बीच है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ठीक है। यानी कि 100 ईयर्स वॉर जो है एक युद्ध श्रृंखला किसके किस बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर सवाल। तो 60 नंबर सवाल है कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इजराइल की संसद को कहा जाता है निसेट। क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद का नाम है निसेट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, डाइट किसका है? तो डाइट है जापान का, यानी जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, ठीक है। और नेशनल पंचायत किसका है? तो नेशनल पंचायत है नेपाल का, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है 60 नंबर सवाल। तो देखिए 61 नंबर सवाल है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? तो ये 24 हैं, ठीक है। यानी कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? तो 24 आरे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो 25 दिसंबर को, ठीक है। यानी कि 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। 26 जनवरी को होता ही है, ठीक है। 15 अगस्त को होता ही है अवकाश, और 2 अक्टूबर को होता ही है, ठीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, ठीक है। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का मृत्यु हुआ था, उसी के याद में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और इसी समय राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो वो है मैक्सिको की खाड़ी। याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर सवाल। 64 नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो किसने किया था? तो J.A. हिक्की ने किया था, ठीक है। J.A. हिक्की ने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रारंभ किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ये USA में स्थित है। कहाँ स्थित है? USA में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे अगला 66 नंबर सवाल। 66 नंबर सवाल है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ठीक है। बुध 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। कितने दिनों में? तो 88 दिनों में। अच्छा, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 2 उपग्रह है, कौन कौन है? तो फोबोस और डिमोस। और मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन है? फोबोस और डिमोस। और पृथ्वी का 1 उपग्रह कौन है? चंद्रमा। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 67 नंबर सवाल कि मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? तो मिस वर्ल्ड 2012 जो है ये चीन देश की है। किस देश की है? चीन की, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 68 नंबर सवाल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 68 नंबर सवाल, ठीक है दोस्तों। देखिए 68 नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 69 नंबर सवाल कि अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो ये वित्तीय सलाहकार था। ध्यान दीजिएगा कि अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो ये वित्तीय सलाहकार था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल है कि सम्राट अशोक के पिता थे, कौन थे? तो ये बिंदुसार जो थे ये सम्राट अशोक के पिता थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा, मौर्य वंश संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 71 नंबर सवाल। तो 71 नंबर सवाल थोड़ा सा मिलान करने वाला है। मिलान करें तो आपको पता होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था? तो 1951 से 1956 तक हुआ था। ये 1 का क्या हो जाएगा? 1 का बी हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वार्षिक योजना जो है ये 1966 से लेकर 1969 तक हुआ था, यानी कि 2 का ए हो जाएगा। तो बस 2 ऑप्शन हमको मिल गया है और उसी की चूज करेंगे। 1 का क्या है? 1 का है बी, ठीक है। और 2 का है ए। तो यहाँ पे देखते हैं 1 का बी और 2 का ए, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 का बी होना चाहिए। 1 का बी तो सभी में है और 1 का बी देखिए सभी में है, ठीक है। यानी कि ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। और 2 का क्या देखेंगे? 2 का बी। तो 2 का बी किस में है? नहीं, 2 का ए होना चाहिए। 2 का ए किस में है? तो देखिए यहाँ पे
2 का n यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप मिलान कर लीजिएगा इसको देखकर बढ़िया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये शक संवत पर आधारित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल है कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तो तमिल। ठीक है, तमिल जो है सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला 74 नंबर सवाल। 74 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन यूएनई की एजेंसी नहीं है। तो वो है ICRC। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है। तो IRC जो है यूएन की एजेंसी नहीं है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला 75 नंबर सवाल कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का स्थित है। किसका है, केरल का। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल का। अच्छा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 76 नंबर सवाल। 76 नंबर सवाल है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे, तो कौन थे, ये थे श्री PA संगमा। कौन थे, श्री PA संगमा जो है ये आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 76 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन आयुक्त हैं। आपको पता होगा ये जो एग्ज़ाम जो लिया गया था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2012 का है। तो उस समय कौन थे पता है, VS संपत थे। कौन थे, VS संपत जो है ये भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त थे 2012 के बाद कर। अभी कौन है, अभी है सुशील चंद्रा है। ठीक है दोस्तों, कौन है, सुशील चंद्रा वर्तमान में है। 2021 की बात कर रहे हैं, सुशील चंद्रा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपके सामने 78 नंबर सवाल। 78 नंबर सवाल है कि हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है, तो ये स्थित है मुंबई में। ठीक है, यानी कि आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है, तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 79 नंबर सवाल। तो 79 नंबर सवाल है कि 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया था, तो ये किसने नहीं दिया था, तो अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, यानी कि साइना नेहवाल ने जीता था, सुशील कुमार भी जीते थे और विजय कुमार भी जीते थे। ठीक है, तो इसमें कौन भाग नहीं लिया था, तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट है 80 नंबर सवाल। 80 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाण करती है, तो वो करती है ABC। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाण करती है, तो ABC करती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 81 नंबर सवाल। 81 नंबर सवाल है कि विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो वो जीता है, किसने जीता है, तो रोजर फेडरर ने जीते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो रोजर फेडरर, यानी कि 81 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है श्री कुलनदेई फ्रांसिस। किसने जीता है, तो श्री कुलनदेई फ्रांसिस जो है ये भारत 2012 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है, श्री कुलनदेई फ्रांसिस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे 83 नंबर सवाल। 83 नंबर सवाल है कि नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी ट्रुथ चैलेंज के लेखक कौन है, तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी ट्रुथ चैलेंजर्स के लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर 83 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर सवाल। 84 नंबर सवाल है कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो उस समय की बात कर रहा है, तो उसमें था जनरल विक्रम सिंह। कौन था, जनरल विक्रम सिंह भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट है 85 नंबर सवाल, देखते हैं। तो देखिए 85 नंबर सवाल है कि अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने किया है? तो VVS लक्ष्मण ने किया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो VVS लक्ष्मण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 86 नंबर सवाल। 86 नंबर सवाल है कि पैलेंटियोलॉजी अध्ययन है तो किसका है? तो जीवाश्मों का। याद रखिएगा कि पैलेंटियोलॉजी जो है ये जीवाश्मों का अध्ययन है। अच्छा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्थिनोलॉजी। ठीक है, और हड्डियों का तो ऑस्टियोलॉजी जो है ये हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है 87 नंबर सवाल। तो देखिए 87 नंबर सवाल है कि सूती रेशा प्राप्त किया जाता है तो ये बीज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सूती रेशा जो है ये बीज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 88 नंबर सवाल है कि वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है तो लाल अस्थि मज्जा द्वारा। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा द्वारा वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है। अच्छा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पलीहा को क्या कहा जाता है? तो पलीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 89 नंबर सवाल। 89 नंबर सवाल है कि सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह है तो AB जो है ये सर्वग्राही कहा जाता है, यानी AB को सर्वग्राही कहा जाता है और O को सर्वदाता कहा जाता है। सर्वग्राही यानी कि सिर्फ ग्रहण कर सकता है AB। ठीक है, AB सिर्फ ग्रहण कर सकता है और O जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो दान भी कर सकते हैं ब्लड को। ठीक है, नेक्स्ट 90 नंबर कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें निकोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसमें क्योंकि इसमें होता है निकोटीन। आपको पता होगा कि चीलम, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी जो भी आप जो यूज़ करते हैं उसमें निकोटीन पाया जाता है और निकोटीन में काफ़ी नशा होता है। ठीक है दोस्तों, ये सेहत के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट 91 नंबर सवाल कि 3D फिल्म देखने के लिए उपयुक्त चश्मे में होते हैं तो क्या होता है? पोलराइड होता है। ठीक है, यानी कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं पोलराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 92 नंबर सवाल। 92 नंबर सवाल है कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? तो ये करता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, यानी कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है कौन? तो डिटर्जेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 93 नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 94 नंबर सवाल। 94 नंबर सवाल है कि प्रोटीन बने होते हैं तो प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला 95 नंबर सवाल। 95 नंबर सवाल है कि यूनिवैक उदाहरण है तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का। ठीक है, यूनिवैक किसका उदाहरण है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का यूनिवैक उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे 96 नंबर सवाल। 96 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो है ओरेकल। ठीक है, ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी सब DOS, विंडोज़ या फिर लिनक्स ये क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर सवाल। 97 नंबर सवाल है कि डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है तो वो कौन है? तो इनकोडर। ठीक है, इनकोडर जो है ये क्या करता है? तो ये जो है डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाला युक्ति है इनकोडर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 98 नंबर सवाल। 98 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो वो है चांदी। ठीक है, चांदी जो है प्रथम आता है और तांबा दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? चांदी है और दूसरे स्थान पे आता है तांबा। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 47 होता है। कॉपर का Cu होता है संकेत। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं 99 नंबर सवाल। 99 नंबर सवाल है कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है सोना। कौन है? सोना। इसका संकेत क्या होता है? Au होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 79 होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। ठीक है, चांदी का Ag होता है। ठीक है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है और चांदी का 47 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला
कौन सा नंबर सवाल देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे 100 नंबर सवाल, ठीक है। तो देखिए 100 नंबर सवाल है आपके सामने, 100 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 100 नंबर सवाल है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो मनुष्य जो है ये पोरीफेरा संघ का प्राणी है। याद रखिएगा कि मनुष्य जो है ये पोरीफेरा संघ का प्राणी है, ठीक है दोस्तों। तो हमने टोटल 100 सवाल कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपने चेक किया होगा कितना सवाल है, कितना सवाल आपने सही किया है और कितना सवाल आपने गलत किया है। तो वो आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना सवाल सही किया है और कितना सवाल गलत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमको कमेंट में बताइएगा कि आज कितना अच्छा लगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और हम इस पे आगे और वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो 12/7/2017 में जो पूछा गया था सवाल बिहार दरोगा में, वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एक एक सवाल को, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपका एग्जाम दिसंबर में है बिहार दरोगा का तो आपके लिए एक बेहतर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है तो क्या है? तो ये 65 वर्ष है, यानी कि और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है दोस्तों। यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की ग्रहण की उम्र क्या है? तो ये 65 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। तो अगला सवाल है सेकंड नंबर सवाल कि फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय था आप हैं रेडियो। क्या विषय था? आप हैं रेडियो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 3 नंबर सवाल कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आवर्त सारणी जो है ये मेंडलीफ ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? यानी कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सवाल। तो देखिए 4 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है कि यानी कि राजदूत नियुक्त होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री भी नियुक्त होता है किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या पूछ रहा था? कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति यानी के द्वारा उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 5 नंबर सवाल। तो देखिए 5 नंबर सवाल है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? तो ये करता है चुनाव आयोग, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल। तो 6 नंबर सवाल है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो ये 2017 का बात है, ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? तो उस समय थे सुशील कुमार मोदी, ठीक है। अभी कौन है? तो तारकिशोर मेहता हैं और रेणु देवी, यानी कि 2 उप मुख्यमंत्री है बिहार के, ठीक है। कौन कौन है? तो तारकिशोर मेहता और रेणु देवी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और उस समय 2017 की बात कर रहा था तो ये बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन थे? तो उस समय थे सुशील कुमार मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन है? वह कौन सा राज्य है? तो वह है पंजाब, ठीक है। पंजाब जो है ये नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 8 नंबर सवाल। तो देखिए 8 नंबर सवाल है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, सवाल एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ यहाँ पर मनाया जाता है, यानी कि कहाँ पे मनाया जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, आगरा है, अजमेर शरीफ या फिर बिहार शरीफ। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजमेर शरीफ, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? अजमेर शरीफ। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 9 नंबर सवाल है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है म्यांमार, ठीक है। यानी कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है
वह कौन है? तो वह है म्यांमार। ठीक है दोस्तों, चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर सवाल है कि प्लेट रूपांतरित रूप है किसका है? तो ये है सेल का। ठीक है, यानी कि प्लेट जो है ये रूपांतरित रूप है किसका? सेल का। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्पीड करवा रहा हूँ, स्पीड इसलिए करवा रहा हूँ कि इसमें 100 सवाल है। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 नंबर सवाल है कि स्लेट रूपांतरित रूप है किसका है? तो ये सेल का है। ठीक है, चलिए ये आपका रिवीजन हो जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। नेक्स्ट है 11 नंबर सवाल कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ठीक है, तो यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा कि सिंधु की नदी की जो लंबाई है उतनी ही ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो यह 2880 किलोमीटर। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, तो लगभग बराबर ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वह हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि कौन से विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो वह है लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन जो था ये विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई थी और 1946 ईस्वी में भंग हो गई थी। क्या था वो? लीग ऑफ नेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ये है 11। ठीक है, यानी भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है आपके सामने कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 यानी कि 250 होती है। कितना होता है? 250 यानी कि 250 होता है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। तो देखिए 17 नंबर सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है? तो 17 नंबर सवाल है, 17 नंबर सवाल कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। तो सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे। कैवे गुरु थे? 10वें। ठीक है, याद रखिएगा कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 18 नंबर सवाल। तो 18 नंबर सवाल है कि कनिष्क राजा थे। कनिष्क राजा थे, ये कुषाण वंश के राजा थे। ठीक है, यानी कि कनिष्क राजा जो थे ये कुषाण वंश के राजा थे, कनिष्क राजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है आपके सामने कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, यानी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन बी का रसायन नाम क्या होता है? थायमिन होता है। ठीक है, अच्छा विटामिन ए का रसायन नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ई का रसायन नाम क्या होता है? टेकोफिरॉल। और विटामिन सी का रसायन नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रसायन नाम क्या होता है? तो कैल्सीफिरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफिरॉल। और विटामिन ई का टेकोफिरॉल। ठीक है, अच्छा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी कि मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, मसूड़ों को फूल जाना। और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है जो औरत में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। तो देखिए 20 नंबर सवाल है आपके सामने। ठीक है, 20 नंबर सवाल है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो था मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल। तो 21 नंबर सवाल है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
तो अगला सवाल आपके सामने 22 नंबर सवाल, ठीक है। 22 नंबर सवाल है कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है हुआ है, तो ग्रह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो वो है बुध ग्रह, ठीक है। बुध ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक है, कितना दिन लगाता है? 88 दिन लगाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध जो है ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता, याद रखिएगा। मंगल के दो उपग्रह होता है, कौन कौन सा होता है? फोबोस और डिमोस, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि मंगल के दो उपग्रह कौन कौन है? फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है ये उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। डिमोस जो है ये डिमोस, ठीक है, ये डिमोस जो है ये उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, गैनीमेड, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गर्म ग्रह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल। तो 23 नंबर सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है? 23 नंबर सवाल है कि उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है, ठीक है। यानी कि उस शहर का देशांतरण क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? तो वो है 30 डिग्री पूर्वी, ठीक है। क्या है? 30 डिग्री पूर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो वो है सिंदरी, ठीक है। यानी कि सिंदरी जो है इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, और बाकी सभी है, जैसे कि भिलाई, विशाखापट्टनम, पारादीप और विशाखापट्टनम, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है सिंदरी, ठीक है दोस्तों। सिंदरी कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 25 नंबर सवाल। तो देखिए 25 नंबर सवाल है आपके सामने, ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। सवाल है आपके सामने 25 नंबर कि गारो जनजाति है, तो ये मेघालय का है, ठीक है। गारो, ठीक है, खासी, ये सब मेघालय की जनजाति है, गारो, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है आपके सामने। 26 नंबर सवाल, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो ये थे बिहार राज्यपाल के पद पर, ठीक है। याद रखिएगा कि रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद थे? तो ये बिहार राज्य के राज्यपाल के पद थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तांत्रिक रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। यानी कि ऑप्शन देखेंगे इसका, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूँ। तो देखिए इसमें सवाल था कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए, ठीक है। सवाल क्या था? तो सवाल था, फिर से पढ़ लीजिए, कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तांत्रिक रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो वो क्या है? तो स्टीफन हॉकिंग है, आपको पता होगा इनके बारे में, ठीक है। ये पैरालाइज्ड हो गए थे थोड़ा सा, तो ये कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी काम करते थे, और ये मतलब कि एक पीड़ित थे और ये अपनी बात कंप्यूटर के माध्यम से ही कह पाते थे। कौन थे? तो स्टीफन हॉकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 28 नंबर सवाल। तो 28 नंबर सवाल आपके सामने क्या है? देखिए 28 नंबर सवाल है कि दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल। तो देखिए 29 नंबर सवाल आपके सामने है, ठीक है। 29 नंबर सवाल है आपके सामने कि भारत की बुलबुल यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। यानी सरोजनी नायडू ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी यूपी की ही बनी थी, ठीक है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल। तो 30 नंबर सवाल है कि पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है। याद रखिएगा कि पेस मेकर हृदय से संबंधित है।
नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर सवाल। तो देखिए 31 नंबर सवाल है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर सवाल। तो 32 नंबर सवाल है कि भारत के सर्वोच्च नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। तो 1902 से 1989 तक। ठीक है, याद रखिएगा कि 1902 से 1917 यानी कि 1902 से 1979 तक ये कौन थे? तो ये लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल। तो 33 नंबर सवाल आपके सामने कि विख्यात सोम मंदिर का नष्ट किसने किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किसने किया था? तो ये किया था सुल्तान महमूद ने। ठीक है, सुल्तान महमूद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। और सुल्तान महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार किया था? यानी कि सुल्तान महमूद भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था, तो कौन था? वो हेनसोंग था। ठीक है, ये हेनसोंग चीन यात्री था जो भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में 15 साल तक अध्ययन किया था। ठीक है, कितना साल तक? 15 साल तक अध्ययन किया था, फिर वापस लौट गया था। ठीक है दोस्तों, तो सवाल पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी यात्री पर्यटक भारत आया था वह था, तो वो हेनसोंग था। नालंदा विश्वविद्यालय में 15 साल तक अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 35 नंबर सवाल। देखिए 35 नंबर सवाल आपके सामने। 35 नंबर सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर 35 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है कि किस यौगिक का अणु संहति 40 है? तो वो है NaOH का। देखिए अणु कैसे निकाला जाता है? तो जैसे कि Na क्या होता है? Na सोडियम, यानी कि इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 11। ऐसा अगर परमाणु द्रव्यमान पूछ दे तो कितना होता है? तो 23 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? O यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, लेकिन उसका परमाणु वेट कितना होता है? परमाणु भार तो 16 हो जाता है। ठीक है, फिर H है यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? 1, उसका परमाणु भार भी 1 ही होता है। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? टोटल 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40, यानी कि 23, 16, 1 तो 40 आ जाएगा। यानी कि किस यौगिक का अणु संहति 40 है? तो NaOH का। अणु निकालने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, जैसे कि देखिए Ca कैल्शियम। कैल्शियम का क्या हो जाएगा? 20, यानी कि इसका परमाणु संख्या होता है, और इसका क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन, तो यानी कि 16, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका 56 हो जाएगा। 40 और 16 56 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे निकाला जाता है अणु। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अगला देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो ये होता है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, यानी कि 6.023 × 10⁻23 जो है ये 1 मोल के बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 38 नंबर सवाल। तो 38 नंबर सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो CaSO4 2H2O क्या होता है? CaSO4 2H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे जिप्सम सब का पूछे तो क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 2H2O। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त नहीं होता है लोहा। ठीक है, यानी कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है? लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है इसका परमाणु संख्या, और यानी कि परमाणु संख्या क्या होता है? तो 26 होता है। पोटेशियम क्या होता है? K होता है। ठीक है दोस्तों, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका 18 होता है। ठीक है, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का 11 होता है। ठीक है, कैल्शियम का Ca संकेत, और इसका परमाणु संख्या 20 होता है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम है, तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है WTO। ठीक है, WTO
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है दोस्तों। यानी विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1944 को, यानी कि 1944 को। इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल आपके सामने कि खाने का सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये खाने का सोडा है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, तो NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, NaCl। और सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धोने का सोडा, यानी कि धोने का सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 42 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। तो 42 नंबर सवाल आपके सामने है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, यानी कि वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल आपके सामने कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, तो वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। यानी कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, तो वो है मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये क्या करती है, तो नमी सोखती है। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl, ठीक है। MgCl यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक कहा जाता है, और MgCl यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है दोस्तों। KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं अगला 44 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है। देखिए 44 नंबर सवाल आपके सामने 44 नंबर सवाल है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो वो है ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट जो है ये फास्फोरस का अयस्क नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 45 नंबर सवाल कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। जैसे कि ये परमाणु का है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है दोस्तों। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, तो प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश यानी कि कोई आवेश होता ही नहीं है, यानी कि आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। याद रखिएगा। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, तो रेटिना पर बनता है। याद रखिएगा कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये रेटिना पर बनता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में आगे बनता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में आगे बनता है, और दूर दृष्टि दोष में पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे। याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष में पीछे बनता है, ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में आगे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। नेक्स्ट देखेंगे अगला 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल है कि वानरता का दूसरा नाम क्या है, तो वानरता का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव। क्या है, वानरता का जो दूसरा नाम है वो क्या है, डाल्टन प्रभाव। नेक्स्ट 48 नंबर कि विभवांतर मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा कि विभवांतर जो है ये वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा। वानरता का दूसरा नाम क्या है, तो डाल्टन प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये है विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायनमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कौन बदलता है, डायनमो। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल है कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है, तो वो बचाती है ओजोन, ठीक है, यानी कि O3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाता है, तो O3 यानी कि ओजोन बच जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल है कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है,
तो बांध के जल में ये स्थितिज ऊर्जा संग्रहित है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है 52 नंबर कि 52 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में सब मीटर पर सेकंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। आप ऑप्शन नंबर डी में भी देख रहे होंगे मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, इसको क्या करना है? 72 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो 18 क्या हो जाएगा? 18 चक 72 यानी कि 4 से कटेगा ही, और 5 चक 20 यानी कि 5 और गुने 4 करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 चक 20 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या था? तो किलोमीटर में था, तो इसको क्या किए? मीटर प्रति सेकंड में हमको बदलना है, तो 5/18 से गुना करके यहाँ से 18 चक 72 और 5 चक 20 गुना करके यहाँ पे 20 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो ये है द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि मास। याद रखिएगा कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो द्रव्यमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का समीकरण है हाफ mv², यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी ये कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 56 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 56 नंबर सवाल आपके सामने है। 56 नंबर सवाल है कि वायु जीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ये ग्लूकोज का होता है। क्या होता है? यानी कि वायु जीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी क्या करता है? ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाता है आरबीसी, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है तो संयोजकता से। ठीक है, यानी कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो वो कौन करता है? तो वो करता है लीवर। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो लीवर। अच्छा, लीवर का वजन कितना होता है? तो 1.5 kg होता है, यानी कि 1.5 kg होता है। 1.5 kg होता है लीवर का वजन, और लीवर को ही यकृत कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? लीवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल है कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किस में होता है? तो वो होता है पोटैटो में। याद रखिएगा कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किस में होता है? पोटैटो, यानी कि आलू में होता है। नेक्स्ट देखेंगे 61 नंबर सवाल। तो देखिए 61 नंबर सवाल है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा है तो उर्दू। ठीक है, उर्दू जो है ये बिहार का द्वितीय राजभाषा है। प्रथम क्या है? हिंदी है, और द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है। अच्छा, ये बताइए कि हिंदी जो राजभाषा है वो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो बिहार के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि बिहार के राज्यपाल के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं तो ये संसद के होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के। याद रखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के, यानी कि संसद के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर सवाल।
64 नंबर सवाल है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है तो क्या होती है? 30 होती है। ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल है कि भारत है एक, क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि सेकुलर कंट्री है। ठीक है, क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर सवाल। 66 नंबर सवाल है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी तो क्या थी? तो वैशाली थी। ठीक है, यानी कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 67 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 67 नंबर सवाल है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं तो क्या होते हैं? तो जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हुए क्या होते हैं? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हुए होते हैं लोकसभा के। नेक्स्ट देखेंगे अगला 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हुए होते हैं तो वे होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। क्या होते हैं? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हुए क्या होते हैं? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर सवाल। 69 नंबर सवाल है कि पंचायती राज लागू किया गया तो 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया था। तो प्रथम बार किस राज्य में किया गया था और कहाँ किया गया था? तो प्रथम बार नागौर जिला में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 70 नंबर सवाल कि उपचुनाव कराया जाता है तो कभी भी कराया जा सकता है। याद रखिएगा कि उपचुनाव जो है ये कभी भी कराया जा सकता है। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा का जो चुनाव है ये 5 साल के बाद कराया जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, लेकिन उपचुनाव जो है ये कभी भी कराया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर सवाल। 71 नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो किसी की करते थे? तो पशुपति की। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये पूजा करते थे पशुपति की। नेक्स्ट है 72 नंबर कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है तो किसका है? तो ये बौद्धों का है। याद रखिएगा कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है ये किसका है? तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 73 नंबर सवाल कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ तो कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय स्थित है ये वो न्यूयॉर्क में स्थित है। किसका? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश है टोटल? तो 193 देश है। ठीक है, याद रखिएगा 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान जो है ये 193वां देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 74 नंबर सवाल। 74 नंबर सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई? तो 1 रुपये का। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई थी? तो 1 रुपये का नोट। नेक्स्ट देखेंगे अगला 75 नंबर सवाल। 75 नंबर सवाल है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1761 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठा पराजय हो गया था यानी हार गया था। अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 77 नंबर सवाल। 77 नंबर सवाल है कि राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह क्या है? तो वह कश्मीर है। ठीक है, यानी कि राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह क्या है? तो वह कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला 78 नंबर सवाल कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना जो ये भारत में 1526 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, और बाबर जो था ये मुगल वंश का शासक था, आपको पता ही होगा। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजय कर दिया यानी कि हरा दिया, और बाबर ने ही मुगल वंश की नींव रखी थी भारत में। कब रखी थी? तो 1526 ईस्वी को। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 79 नंबर सवाल है
कि किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में आने अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की। देखिए याद रखिए कि किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से जनरल मोटर्स होगा। ठीक है, जनरल मोटर्स। नेक्स्ट देखेंगे अगला 80 नंबर सवाल कि अशोक महान पुत्र थे किसका था, तो ये बिंदुसार का था। याद रखिएगा कि अशोक महान किसका पुत्र था, तो ये बिंदुसार का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर सवाल। 81 नंबर सवाल है कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ है, तो ये राजगिरी में है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे राजगिरी में जो कुंड में 70 डिग्री सेल्सियस प्लस रहता है। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस जो है ये प्लस रहता है वहाँ का गर्म पानी। तो गर्म पानी के स्रोत कहाँ है, तो यह है राजगिरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल है कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, तो ये कपड़ा मिल है। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है, तो ये कपड़ा मिल है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में। ठीक है, नेक्स्ट 83 नंबर सवाल। 83 नंबर सवाल है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है, तो किससे करती है, तो आबकारी कर से। ठीक है, आबकारी कर से राज्य सरकार जो है सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 84 नंबर सवाल। 84 नंबर सवाल है कि नाबार्ड यानी कि नेशनल नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म बहुत अच्छा मतलब जाना जरूरी है। तो देखिए नाबार्ड आप अपने कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नाबार्ड का नाम क्या है, तो नाबार्ड का नाम है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। ठीक है, यानी कि नाबार्ड नाम है, तो किसका नाम है, यानी कि कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है नाबार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है 85 नंबर सवाल। ठीक है, 85 नंबर सवाल है कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो वो है कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 86 नंबर सवाल। 86 नंबर सवाल है कि समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है किससे, तो मृत्यु दर से। ठीक है, यानी कि समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है मृत्यु दर से। नेक्स्ट है 87 नंबर कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सवाल देखते हैं 87 नंबर सवाल। ठीक है, 87 नंबर सवाल है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। याद रखिएगा शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र का और बुध का दो ऐसे उपग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, मंगल के दो उपग्रह है, कौन कौन सा है, तो फोबोस और डिमोस। ठीक है, डिमोस उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह है। और बृहस्पति जो है, ठीक है, बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है गैनीमेड। और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और उपग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है गैनीमेड, जिसका किसका ग्रह है, तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 88 नंबर सवाल। 88 नंबर सवाल है कि 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि विश्व महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 89 नंबर सवाल। 89 नंबर सवाल है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होती है, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। यानी कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल है 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल है कि TRP का अर्थ है, तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ठीक है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट ये TRP का अर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर सवाल। 91 नंबर सवाल है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, वो करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, तो रक्त का वह कौन सा अवयव है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ये शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है आपके सामने
92 नंबर सवाल, ठीक है। 92 नंबर सवाल है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो ऑर्किड, ठीक है। याद रखिए कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो ऑर्किड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 93 नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? तो वो करती है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो है ये जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है 94 नंबर सवाल। 94 नंबर सवाल है कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है? तो क्या है? ये त्रिगुणित है। याद रखिएगा कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है त्रिगुणित। नेक्स्ट देखेंगे अगला 95 नंबर सवाल कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो ये है मोआ, ठीक है। मोआ जो है ये न्यूजीलैंड का एक पक्षी है जो विलुप्त है। अगर आपसे पूछेगा कि कीवी, तो न्यूजीलैंड की ये राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो कीवी है। और न्यूजीलैंड में कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो मोआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट है 96 नंबर सवाल। 96 नंबर सवाल है कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती? तो वो पाई जाती है सेल भित्ति, ठीक है। यानी कि सेल भित्ति कभी भी नहीं पाई जाती है। यानी कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो सेल भित्ति कभी भी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है 97 नंबर। 97 नंबर है कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? तो क्या होते हैं? तो 46 होते हैं। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा होगा, ठीक है। अगर सिंपल में पूछेगा कितना गुणसूत्र होता है तो 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर सवाल। 98 नंबर है कि किस जीव में कसाभ, ठीक है, पाया जाता है? तो पैरामीशियम में, ठीक है। पैरामीशियम में कसाभ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कसाभ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 99 नंबर सवाल। 99 नंबर सवाल है कि रसोई गैस यानी कि एलपीजी मुख्यतः होती है? तो क्या होती है? मीथेन होती है, ठीक है। यानी कि रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः मीथेन होती है। यानी मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। याद रखिएगा कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है कठोर जल, ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज 100 सवाल कर चुके हैं बिहार दरोगा का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जो बिहार दरोगा तैयारी करते हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।